गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो अभी क्लासेस कर रहे हैं वो फाउंडेशन लेक्चर्स पे ले रहा हूँ। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि सभी सब्जेक्ट्स में आपका होल्ड कैसे होना चाहिए और आप यूपीएससी एग्जामिनेशन को अडॉप्ट करें और ठीक से तैयारी करें, क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करेंगे तो सिर्फ फायदा आपको ये होगा कि आप एक डायनेमिक मोड में रहेंगे और बोर नहीं होंगे। आपको मजा आएगा तैयारी करने में, प्रिपरेशन करने में। तो जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में समझाया था कि हमारा जो कंटेंट होना चाहिए वो एक कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए, मेन मेन पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। और सारे टॉपिक जब आपके हो जाते हैं तो आपके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है। वो एबिलिटी ये आ जाती है कि आप टॉपिक को डील कर सकते हैं, कैसे आंसर लिखना है। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अपने आंसर सीधे एग्जाम हॉल में जाके लिखें, तो फिर एक एरर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। आप समझिए इस बात को। तो आज के लेक्चर्स का क्या मेन ऑब्जेक्ट है? आज के लेक्चर का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आपको कैसे डायनेमिक बनाया जाए, चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें दो टाइप के लोग होंगे। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिनके पास समय नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, मतलब जॉब करते हैं या फिर बिजी हैं, उनका शेड्यूल कुछ इस टाइप का है कि वो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि डिजिटल फॉर्मेट में हम नोट्स बनाते रहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। तो सबसे अच्छा तो यही है कि सबसे अच्छा तो ये कि डिजिटल फॉर्मेट में रहे और हमारे पास लिखे हुए भी हो। ये दोनों फॉर्मेट बहुत काम आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने हमेशा अपने नोट्स डिजिटल फॉर्मेट में भी रखे हैं और साथ में लिखने के फॉर्मेट में भी रखे हैं। क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी में इतना अपडेट होता है, चीजें इतनी अपडेट होती है और वो अपडेट होने के कारण दिक्कत ये हो जाती है कि हम उन चीजों को क्या नहीं कर पाते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डिजिटल फॉर्मेट में जाएं। लेकिन उसका वही नेगेटिव पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, नेगेटिव पॉइंट ये है कि हमें साथ में पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, वही चीज हमें कॉपी पेस्ट करनी है जो चीज हमारे लिए जरूरी है। और दोनों फॉर्मेट में हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ज्यादा समय दे पा रहे हैं तो फिर रिटन फॉर्मेट में हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, मैं तो आपको ये बोलूंगा कि दोनों फॉर्मेट में अगर आप रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा, ये मेरी एडवाइस है। लेकिन ये टास्क बहुत कह सकते हैं कि इधर भी संभालना है उधर भी संभालना है, बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन यही है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, अपने प्रिपरेशन में ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें कि ऐसी कौन कौन सी चीजें यूपीएससी एग्जामिनेशन पूछी जाती हैं जो प्रीलिम्स में भी आती है और मेंस में भी आती है। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिससे हम अच्छा स्कोर मेंस एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ये चीजें आपको अभी से आइडेंटिफाई करनी है। अब यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो सिलेबस दिया है ठीक है, लेकिन सिलेबस में कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार पूछी जाती हैं, कुछ चीजें इग्नोर भी की जाती हैं। तो हमारा मेन पहले से कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ हमें प्रिपरेशन करना है। अब जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जीएस के थर्ड पेपर में देखेंगे तो थर्ड पेपर में आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल इश्यूज दिए गए हैं। मैं जीएस थर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, मेन एग्जामिनेशन के। तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल इश्यूज का मतलब हो गया पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का समिट हो रहा है। तो यहां भी इन्वायरमेंटल इश्यूज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया पॉल्यूशन हो गया, और एक और टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, जीएस थर्ड पेपर में जो मेजर टॉपिक है, मैं फिर से बात कर रहा हूँ किसकी, जीएस थर्ड पेपर की बात कर। तो जीएस थर्ड पेपर में इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है? तो इन्वायरमेंट में आ जाता है आपका इकोलॉजी, बचपन में पढ़ा होगा आपने निश्चित रूप से, इकोलॉजी पढ़ा होगा, इकोसिस्टम पढ़ा होगा। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में अगर आप ये सोच के चलते हैं कि आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। इकोलॉजी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि पहला हमारा एक टॉपिक होना चाहिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम।
अब यूपीएससी ने, मैं अभी क्वेश्चन पेपर आपकी क्लास से पहले मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है और कैरिंग कैपेसिटी के लिए सरकार को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बट मैंने देखा उसको जल्दी में, तो कैरिंग कैपेसिटी करके था। अब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कोई इकोसिस्टम है। अब देखिए, समझिए इस बात को कि आप चीजें याद न करें, समझें। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि मान लिया, मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ कि मान लिया आप अपने हाथ में 5 किलो की बैग लेके चल सकते हैं, ठीक है, चलेगा। मान लिया आपके हाथ में दे दिया जाए कि नहीं साहब, ये 20 किलो के जो है 20 kg को आपको लेके चलना है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन बोल दिया जाए कि साहब 50 kg और 50 kg नॉट पॉसिबल, आप गिर जाएंगे नीचे। वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में भी होता है। हमारे इकोसिस्टम में क्या होता है, चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। देखिए, आप बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, सारा जो भी चीजें हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि बकरियां क्या करेंगी, सब जो भी है घास वगैरह सब समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या चाहिए, एक रोटेशन चाहिए। तो कैरिंग कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम में बैलेंस बनना। तो उन्होंने क्या पूछा, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, किससे पूछा है, सब इकोलॉजी से पूछा है मेंस एग्जामिनेशन में। अब इकोलॉजी करके कुछ नहीं दिया है, मेंस के सिलेबस में उन्होंने दिया ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कैरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछा है। तो इससे हमें ये पता चलता है, हमें इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक होगा, इन्वायरमेंट के टॉपिक में जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम है, उसको हमें ठीक ठीक तैयार करना है। बहुत सारे टर्म्स पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जीएस थर्ड पेपर में, जनरल स्टडीज थर्ड पेपर मेंस की बात कर रहा हूँ। तो आप जो टॉपिक तैयार करेंगे, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में पहला क्या करेंगे, इकोलॉजी लिखेंगे और इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी इकोसिस्टम के बेसिक तैयार करेंगे आप। आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे 5 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक एक शेड्यूल बनाएंगे कि साहब मुझे इस दिन जो है इकोलॉजी और इकोसिस्टम तैयार करना है, राइट। तो अब इकोलॉजी इकोसिस्टम को जो रेफरेंस मटेरियल है, आप उससे पूछे कि सर इकोलॉजी इकोसिस्टम कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, राइट। क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती है। तो उसके बेसिक आपके एक पेज पे होने चाहिए, मेन पॉइंट्स। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका क्या आएगा, बायोडाइवर्सिटी आएगा, जैव विविधता आएगा। फिर बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर क्या टॉपिक, आप लिखते जाना आप इस चीज को, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, वो पर्यावरण का जो प्रभाव मूल्यांकन, ये हिंदी में इसको बोलते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हो गया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैव विविधता होता है बायोडाइवर्सिटी, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मैंने आपको सिलेबस भेजा है। उसके बाद क्या हो गया, आपका पॉल्यूशन हो गया। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। साउंड पॉल्यूशन किससे होता है, एयर पॉल्यूशन किससे होता है। अगर आप ये सोच के चलते हैं तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। लेकिन पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, राइट। तो आप बेसिक चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेज है। ग्रीन हाउस गैसेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ऐसा नहीं कि सब पिछले 3 साल नहीं पूछा गया तो आगे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो सारी तैयारी करनी है जो यूपीएससी के लिए जरूरी है। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज क्यों बढ़ रहे हैं, मीथेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में आपने बेसिक चीजें तो तैयार कर ली कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। बट आप देखेंगे कि यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारी न्यूज में रहता है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेज क्यों बढ़ रही हैं। तो आपने देखा होगा कि जो फूड वेस्टेज होता है उससे भी ग्रीन हाउस इंपैक्ट होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की चीजें यूपीएससी में अप्लाइड फॉर्म में पूछी जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज के लिए आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें लगातार उसको अपडेट करते जाए। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में तैयार कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज का एक बॉक्स बना लें, फोल्डर बना लें और उसमें आप लगातार अपडेट करते जाएं, बेसिक प्लस जो जो चीजें आ रही हैं, मेन पॉइंट्स समझते जाएं, अंडरस्टैंडिंग करते जाएं। ग्रीन हाउस गैसेज का हो गया।
अब बात करेंगे हम किसकी, ओजोन लेयर की बात करेंगे। सब ओजोन लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर बीच में चर्चा में रहा, आपने देखा होगा कि बीच में जो किगाली एग्रीमेंट है, समझौता है, भारत ने उसको रेटिफाई किया है, चर्चा में था, काफी चर्चा में था। तो हमें उसको अपडेट कर लेना कि साहब ये क्या हुआ इसमें, राइट, अंडरस्टैंडिंग करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिए, क्या क्या काम किया है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, उसी में आपने ओजोन लेयर को तैयार कर लिया, उसी में आपने ओजोन लेयर के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस को तैयार कर लिया। दिल्ली में पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई कहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है। तो आप ये मत देखो पॉल्यूशन कहाँ ज्यादा है, ये देखो पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, कॉजेज क्या है, क्यों हो रहा है, और गवर्नमेंट जो है कैसे उसको जो है उसको डील कैसे कर रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि एक कमीशन की बात की गई है दिल्ली में, पॉल्यूशन को रोकने के लिए कमीशन की बात की गई है। तो ये आपका जो तरीका है, राइट, एक इनोवेटिव वे है, आपका जो पढ़ने का तरीका है इनोवेटिव वे है। और जब आपका इनोवेटिव वे रहेगा तो हमेशा आप जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमारा तैयारी सिस्टमेटिक वे में चल रहा है और सही चल रहा है। ठीक है, आप किताबें कितनी भी पढ़ेंगे उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। तो आप ये देखो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, यहीं पे वो क्वेश्चन पेपर काम आएंगे जो मैंने आपको बताया। आप पॉल्यूशन के क्वेश्चन पेपर निकालिए और पॉल्यूशन के पिछले सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में क्या क्वेश्चन पूछे गए, उससे आपको पूरा थीम मिल जाएगा। इकोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन पेपर निकालें, इकोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए उनके एक्सप्लेनेशन तैयार करें, नोट्स बना लें। वही चीजें पूछी जाती है बार बार घुमा फिरा के। मैं आज क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जो बुक मैंने बताई वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, आप देखिए जरा ध्यान से, उनसे बहुत सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो रिपीट किए गए सीधे सीधे एज इट इज। तो कंक्लूजन मेरा क्या है, कंक्लूजन मेरा ये है कि आपकी तैयारी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, तरीके से होनी चाहिए। तो तरीके का मतलब क्या है, तरीके का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है। तो करना क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन का टॉपिक हो गया। और उसके बाद फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, आप देखेंगे टॉपिक एनर्जी भी है, ऊर्जा। अब एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी के रिसोर्सेज की, अभी देखो कोल क्राइसिस भारत में लगातार बात चल रही, कोल क्राइसिस की बात चल रही है, पता होगा इससे एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, ऐसा आपने सुना होगा। उसके बाद फिर एनर्जी के बाद सोलर एनर्जी पे हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं भारत में, किस टाइप के, ये सब चीजों को एनर्जी के सेक्टर में आप लिखते रहे हमेशा। अब हमने एनर्जी की बात कर ली, उसके बाद एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज तो होता क्या है, बहुत सारी समिट्स होती हैं, बहुत सारे लोग टारगेट डिसाइड करते हैं, नेट जीरो आता है। तो ये टर्म आ गया नेट जीरो, नेट जीरो क्या है समझो आप, और पॉइंट्स उसके लिखो कि हाँ ये क्या है। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी डायनेमिक वे में रहेगी। और जब ये प्रिपरेशन आपका डायनेमिक वे में रहेगा तो उससे फायदा ये होगा कि आपके प्रीलिम्स के में पूछे गए प्रश्न, जिनका आपने बेसिक्स लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन के साथ उनको तैयार किया है, बेसिक्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और बेसिक अच्छी होने के साथ साथ देखो सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, ये पढ़ना है। मेरा एक कहने का मतलब एक ही रहता है, वो ये रहता है कि आप ये देखो कि मेरा टॉपिक कहाँ से तैयार हो रहा है, मेरा टॉपिक कहाँ से तैयार हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी थोड़ी नहीं कि आप एनसीईआरटी में सब कुछ मिल जाएगा, आप वेरियस वेबसाइट्स हैं, कोई रिपोर्ट्स आती है। अच्छा लास्ट में सोर्सेज भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जहां से हमें चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं या हम अपडेट कर सकते हैं। तो आप ये एक ही चीज लेके नहीं चलिए कि नहीं साहब ये है तो हम काम कर पाएंगे। तो अगर आप टॉपिक वाइज काम कर पाएंगे तो एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीलिम्स में, मान लिया क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी का जो इस बार का जो झटका उन्होंने लगाया, तो इस टाइप से वो आगे भी कर सकते हैं। आगे मान लिया उन्होंने अगली बार क्वेश्चन पता चला कि ज्योग्राफी से ज्यादा पूछ लिए, हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो हमें तैयारी ये करके चलनी है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनका सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करना है। तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपको ये समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंट में हमें क्या और कैसे करना है। दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक स्टूडेंट वो होंगे क्योंकि इन्वायरमेंट की स्टडी आपने बचपन में उस तरीके से नहीं की होगी जैसे कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन के एक साल ऐसा होता है इसमें इन्वायरमेंट का पेपर होता है, आपको मालूम होगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर में देना हो या सेकंड ईयर में देना हो, थर्ड ईयर में देना हो। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस ये थे कि स्टूडेंट को इन्वायरमेंट का एजुकेशन होना चाहिए, जरूरी है उनके लिए। इसीलिए अगर आपको मालूम होगा तो सभी लोगों का ग्रेजुएशन में एक कंपलसरी पेपर होता है इन्वायरमेंट का। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारे समय भी था जब हम ग्रेजुएशन में थे, लेकिन हमने ये देखा है
बच्चे जो होते हैं उसको किया जाए, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन अभी यूपीएससी के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको चीजों को समझना है। तो आप समझे होंगे कि इन्वायरमेंट के टॉपिक हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे उनको डायनेमिक रहना है। इन्वायरमेंट के लिए सबसे खास बात यह है कि मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। आपको पता होगा, राइट, 1 तारीख के बाद का प्रोसीजर और डिफरेंट तरीके से होगा। मैं डेली अपडेट आपको भेजता हूँ, अभी भी भेज ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उन पर नजर रखें। जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट उसका व्हाट्सएप ग्रुप में ये है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो जहां से भी पूछे जा रहे हैं, जनरली होता ही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक एडवांटेज है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को डिसएडवांटेज ये है कि इतने अच्छे आर्टिकल जो है वो हिंदी के पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, आते नहीं है सॉरी, लेकिन इंग्लिश के पेपर में आते हैं। तो आपकी समझ इतनी अच्छी होनी चाहिए हिंदी मीडियम की कि वो एडॉप्ट कर सकें कि यार ये भेजा क्या इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है क्या, चल क्या रहा है। अगर आप इतना एडॉप्ट करते जाएंगे अपने आप को तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी और इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट का अप्रोच आपका होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ और बताता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी किताबें बताई गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जो है देखते हैं कि भाई क्या वो क्या पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है, उस टॉपर ने क्या पढ़ा, इस टॉपर ने क्या पढ़ा। क्या होता है कि जब हम ऐसी कोई किताब पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारा कलेक्शन दिया हो तो उससे दिक्कत ये होती है कि हम चीजों को याद नहीं कर पाएंगे, हम अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसा मटेरियल की जरूरत होती है, एक ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जो कि बहुत बेसिक हो, अंडरस्टैंडिंग हो उसमें और कॉन्सेप्ट हो। तो जब आप पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी और आपको समझ में आता जाएगा। अदरवाइज आप कोई ऐसी किताब ले लें कि जिसमें सब कलेक्शन दिया होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लिया उन्होंने एक उसमें रामसर साइट दे दी, 42 रामसर साइट दे दी उन्होंने। अब आपके सामने सरदर्द ये हो जाएगा कि यार 42 याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो रामसर साइट क्या होती है, रामसर साइट भारत में कौन कौन सी रामसर साइट है, अभी कौन सी जोड़ी गई, थोड़ा एडिटोरियल टाइप में अगर कोई चीजें दी गई हैं, एडिटोरियल टाइप में कुछ कहा गया है तो मुझे लगता है कि वो चीजें एडॉप्ट भी जल्दी हो जाती है और समझ में भी जल्दी आता है। शायद मेरी बात आप तक पहुंची हो। क्या किया जाए इन्वायरमेंट के लिए, कौन सी किताब से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो मेरा मानना फिर से यही है कि इन्वायरमेंट के टॉपिक्स अभी नवंबर के बाद में एक शेड्यूल आपको देने वाला हूँ कि कब क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, कौन से वीक में आपको क्या लेक्चर्स होंगे। तो उससे ये हो जाएगा आपका कि रोड मैप तैयार हो जाएगा। रोड मैप तैयार होने से फायदा ये हो जाएगा हमें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो एनवायरमेंट में कहां से पढ़ा जाए, तो एक एनआईओएस के नोट्स आते हैं, एनआईओएस के नोट्स में अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट के जो नोट्स दिए गए हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत बेसिक चीजें उसमें डिस्कस की गई हैं। ये हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि मुझे एनवायरमेंट कहाँ से पढ़ना है तो मुझे लगता है कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। आप बेसिकली किताब मत पढ़ें स्टार्टिंग से एंड तक, प्लीज। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ ये डिसाइड करें कि अगर मुझे ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ने हैं या एसिड रेन क्या होता है, राइट, इन सब चीजों को पढ़ना है तो आप वो टॉपिक को एक टॉपिक को लें और उसी टॉपिक को उस दिन तैयार करें। तो किताब में देखें इंडेक्स में कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ पे दी हुई है और ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ें और उस दिन नोट्स बनाएं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि वो ठीक है, मेटेरियल आपके पास है, लेकिन आप ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों के तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज पकड़ में आ जाएगी जो किताब से भी अच्छा है, नोट से भी अच्छा है, किसी किताब में जो दिया है उससे बहुत बेहतरीन होगा। इससे आपकी समझ भी विकसित होगी, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी पता चलेगा, नेचर भी पता चलेगा, आप उसको लिख भी पाएंगे, ठीक से प्रेजेंट भी कर पाएंगे बिकॉज आपने समझा है और लिखा है। तो ये तो बात मैंने आपको एनवायरमेंट की मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा किताबें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है और इससे इधर उधर अगर आप गए तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। ये चीज आप ध्यान रखिए। हमें पढ़ना कम है बट हमें जो पढ़ना है क्वालिटी ओरिएंटेड पढ़ना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। हम कितना पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम एग्जाम के समय रिवाइज कितना कर पाते हैं। इस चीज पर हमेशा फोकस करना है। जब भी आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, जब भी आप मेंस देने जा रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन का मतलब हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक पोर्शन का मतलब ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक पोर्शन का मतलब कल्चर हो गया, स्टैटिक पोर्शन का मतलब पॉलिटी हो गया, ये सब जो है ये हमारे अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
जो बच्चे 1-2 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं या 3 साल बाद एग्जाम देने वाले हैं, उनको फायदा क्या है अभी से कोचिंग ज्वाइन करने का? फायदा ये है कि वो जो है अभी से उन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, सिलेबस को एडॉप्ट कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे और करंट अफेयर से लिंक कर पाएंगे। धीरे धीरे एडॉप्टेशन चाहिए होता है एग्जाम के लिए, आप समझिए। जैसे जैसे आपका एडॉप्टेशन होता चला जाएगा, आज मैंने आपको एक लिंक आपको भेजा भी था, आपको शायद याद होगा, एक लड़की ने जो है शायद 4 बार उसने प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाया, फिर उसने लास्ट 5th टाइम उसने मेंस दिया, फिर 6th टाइम जो उसने फाइनल सिलेक्शन पाया। ऐसा मैंने आपको भेजा, आपको याद होगा। क्यों बेटा? यस सर। मैंने आपको इसलिए नहीं भेजा है कि आप भी वैसा ही करें, आप उसी फॉर्मेट में चलें। मैंने सिर्फ इसलिए भेजा था कि देखिए, जिसको जो चीज पानी होती है वो जिद्दी होता है, और जो जिद्दी होता है वो हर चीज हमेशा प्राप्त करता है कैसे भी, क्योंकि वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पहले से प्रिपरेशन करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज उनके लिए एक एडॉप्ट कर पाए अपने आप को, और उसी मोड में अपने आप को तैयार करें, और ताकि वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपनी जगह बना पाए। ठीक है, ये समझ लीजिए आप इस बात को। तो कोशिश ये करो कि वहां पे एग्जाम में फेल होना एक बहुत, कह सकता हूँ, बहुत बुरा लगता है कि जब कोई बच्चा, देखो जो बच्चे पढ़ते नहीं उनकी तो बात, वो फेल हो जाए तो आराम से सो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने रात दिन मेहनत की है और फिर उसके बाद उनको लगता है कि यार कहीं तो कमी रह गई, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब रिजल्ट आता है तो वो दिन मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा दिन आना नहीं चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी अभी से जारी रखें। तो इन्वायरमेंट के सेक्शन में मैंने बात कर दी है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो, जैसे फूड चेन पूछेंगे आपसे, पिरामिड पूछेंगे आपसे। अब वो फूड चेन इतना इजी भी नहीं पूछेंगे सब, और मेरे कहने का मतलब है बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपसे लगातार पूछेंगे। और यूपीएससी का मानना ही ये है कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है क्या उसको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है या नहीं मालूम है। तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको जो एक गाइडलाइंस दी है, राइट, जब मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा तो शेड्यूल में इन्वायरमेंट के लेक्चर्स कब होंगे ये उसमें दिया रहेगा कि इन्वायरमेंट हम आपको कब पढ़ाएंगे। अगली बात करते हैं, तो इन्वायरमेंट के टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करो, आपका मेंस जीएस 3rd पेपर में भी काम आएगा, और साथ साथ में आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा। जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, हाँ हमारी तैयारी है, हमने पढ़ा है और हम इस पर लिखना भी जानते हैं। अपडेट लगातार करें, जब भी आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज मिलता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत व्हाट्सएप मैसेज चेक करें, हाँ अभी सर ने भेजा है चलो अभी लिखते हैं, नहीं, आपने टाइम डिसाइड करें कि सर जो सर करंट अफेयर्स भेजते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यूपीएससी के जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ आया या फिर इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आया या द हिंदू में कुछ आया, तो मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, आप समझ रहे हैं? तो लिंक खोल के आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका समय बर्बाद नहीं होगा, और आप एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको लगता है कि ये चीज जो है काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। करना ही है, तब कुछ नोट नहीं करना है, उसकी समरी समझनी है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, और फिर हमें खुद से लिखना है, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। इन्वायरमेंट की मैंने बात कर ली। इन्वायरमेंट के बाद हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जीएस 3rd पेपर में ही है, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। शायद मैं आपके साथ अगर सिलेबस के साथ डिस्कस करूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको सिलेबस एक बार स्क्रीन पर दिखाता हूं तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप लोग लेक्चर समझ पा रहे हैं बेटा, जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं अभी आपको सिलेबस दिखाता हूं। तो देखिए बेटा, ये जो सिलेबस है यूपीएससी का, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। क्या होता है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो इतना सारा पढ़ने को होता है, इतनी सारी चीजें रिवाइज करने को होती हैं, और अगर हम पहले से प्लानिंग के साथ जाते हैं तो इसीलिए तो लोगों को 2-2 3-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि वो सीखते हैं। अगर आप वो सीखते एग्जाम में जाके सीखेंगे तो फिर क्या होगा? और एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आप उन चीजों को अभी से ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो फिर आपको डिसएडवांटेज होगा उसका। तो ये देखिए पेपर कौन सा है, ये 2nd पेपर है, और ये गवर्नेंस का पेपर है ये। हाँ, इस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस पेपर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेटा क्या दिया है,
ये देखिए जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एक बार अगर आप सिलेबस समझ गए तो आपके बहुत इजी हो जाएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या इनकी डिमांड है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं कहीं पे एनवायरमेंटल दिया हुआ है, देखिए देखिए बेटा, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के ठीक ऊपर दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। बेटा आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, तो देखिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण होता है। देखिए ये टॉपिक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हिंदी में इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब है संरक्षण की बात हो रही है। ये देखिए ये सिलेबस पे दिया है, तो इन्होंने क्या दिया है, कंजर्वेशन संरक्षण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, राइट, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्वायरमेंट के संरक्षण से रिलेटेड चीजें पूछेंगे आपसे, प्रदूषण से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और क्या पूछेंगे आपसे, इन्वायरमेंटल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें बात पहले कर चुका हूँ। तो उन्होंने सिलेबस में देखिए, अभी उन्होंने सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन इकोलॉजी से पूछा था, पारिस्थितिकी से पूछा था। तो क्या उन्होंने सिलेबस में ऐसा दिया है, नहीं दिया है, राइट। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर आपने सिलेबस में नहीं दिया और आपने क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। तो ये एक लाइन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, देखेंगे हम अगला क्वेश्चन के अगला टॉपिक क्या है इसमें। तो अगला टॉपिक हम देखेंगे इसमें, देखो ये यहाँ पे क्या दिया बेटा, देखिए क्या दिया, डिजास्टर, राइट। तो डिजास्टर में क्या क्या डिजास्टर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपदा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमने एक नोट्स जो बनाया है, उस नोट्स में हमने ये ध्यान में रखा है कि हमें डिवाइड कर लेना है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमको। उसी तरीके से हम एक टॉपिक अलग से बना लेंगे, राइट। टॉपिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आप क्या ध्यान रखो, हमेशा आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, मैंने आपको हमेशा बताया। जो क्लिप होते हैं ना, क्लिप रखने हैं अपने पास, व्हाइट पेपर अपने पास रखने हैं, व्हाइट पेपर अपने पास रखते हैं, क्लिप रखते हैं अपने पास। उससे होगा ये, उससे ये होगा कि आप उनको, मैं बताता हूँ कि उनको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अपनी तैयारी करता हूँ, राइट, तो उस तरीके से मैं हमेशा उनको अपडेट करता रहता हूँ कि साहब मुझे जो है, देखिए मुझे मान लिया फॉर एग्जांपल मुझे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। मान लिया मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में मेरे पूरे अपडेट्स रहते हैं हमेशा कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या होगा। क्या आप समझे बेटा? तो इस तरीके से आपको सिलेबस पता है तो आप कैटेगराइज कर लो और फिर उस हिसाब से उनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपने मेन पॉइंट्स नोट कर लो हमेशा। और मेन पॉइंट्स नोट रखोगे तो आपके पास क्या रहेगा, सॉलिड मटेरियल रहेगा। और सॉलिड मटेरियल आपके क्या काम आएगा, एग्जाम में काम। कभी भी कोशिश करो लेंथी मटेरियल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि लेंथी मटेरियल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके सामने ये दिक्कत आ जाएगी एग्जाम के समय, इसको रिवाइज कैसे किया जाए। क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से? यस सर। हाँ है ना? सर, हाँ सर। तो बेटा इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, छोटे छोटे नोट्स बनाओ, कम से कम लिखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझो और मेन मेन बात है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप क्या 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 बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है, मान लिया फॉर एग्जाम्पल आप भूल गए, तो इसलिए आप उनके नाम नोट कर लो। जो जो चीजें आपको लगता है कि आप भूल सकते हैं वो आप लिखिए। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भारत में कानून लाया गया, लॉ लाया गया, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 2002। तो मैं क्या करूंगा, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 2002 लिख दूंगा। अब भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये कानून क्यों लाया गया, ये लॉ इसलिए लाया गया, लॉ का कारण ये है कि बायोडाइवर्सिटी का जो है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, पेटेंट है, ये इस कानून के अंतर्गत वो सारी चीजें दी गई। बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वो लॉ बनाया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसी लॉ के अंतर्गत जो है एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई। सब अथॉरिटी बनाएगी, कहाँ बनाएगी, कहाँ पे हेडक्वार्टर इसका, तो सब चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर। ये हमें याद रखना है, ये हमें समझना है।
कि सब कौन से ईयर में बनाई गई वो आप लिख लो साइड में, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें, बट क्या होगा, ये चीजें आप भूल सकते हैं एग्जाम के समय, आपको याद आएगा या 2004 था या 5 था, ऐसा है। और अगर आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे आपके पास, तो कॉन्फिडेंस आपको रहेगा। कॉन्फिडेंस आपको क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस आपको बताइए। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ओजोन लेयर दिख रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको। एक तो आपको दिख रहा है स्ट्रेटोस्फेयर, देख रहे हैं आप, स्ट्रेटोस्फेयर दिख रहा है आपको बेटा, मेरी आवाज आ रहा है? तो यस सर। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर आपको दिख रहा है। फिर आपको एक चीज दिख रही होगी कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभी ओजोन कहाँ पे अच्छा होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो तो अच्छा होता है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में तो क्या है, बैड है वो। ठीक है, इसके लिए जो ओजोन लेयर का जो क्या हो रहा है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया है। ठीक है, अब इसमें ओजोन लेयर से रिलेटेड जो है कि क्या क्या उसको नुकसान पहुंचाते हैं, यूवी रेज आपको पता होगा, बहुत सारे लोग तो क्रीम लगाते हैं, आपको पता होगा कि सब गर्मी में उनको नुकसान न पहुंचे उनकी स्किन को। तो इससे क्या होता है, इससे स्किन कैंसर होता है। देखिए आप, जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है ना लोगों में, वो हो जाती है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ये अब सवाल ये उठता है कि देखिए ओजोन लेयर जो है कैसे नुकसान पहुंचता है उसको। आप देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है ऊपर, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन लेयर को, ओजोन को क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। देखो आप उसमें दिख रहा है। फिर उसके बाद ओजोन लेयर जो इससे क्या होती है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचता है। तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सब। क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, ये देखिए, राइट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमने क्या किया सर, अभी देखिए हमने किगाली एग्रीमेंट की बात की थी आपसे, अब अमेंडमेंट की बात की थी मैंने आपसे, की थी अभी। तो किगाली अमेंडमेंट क्या है, तो भारत सरकार ने इस पर साइन किया, अभी आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम इसको जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं उनको हम धीरे धीरे समाप्त करने, मतलब हटाने वाले हैं उनको धीरे धीरे, उनका यूज खत्म। अभी नागोया प्रोटोकॉल क्या है, तो इस तरीके से आपको अपने नोट्स अभी से 1987 में देखो, तो ये हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है कि ये चीज हम पूछ सकते हैं। किगाली कहाँ हुआ था, रवांडा कैपिटल, अक्टूबर 2016 में हुआ था। देखिए तो इस तरीके से मेन चीज हमने क्या की है, अंडरलाइन की है। देख रहे हैं आप। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल इस बार का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो थीम क्या था, तो इसमें थीम भी मैंने अपडेट किया कि साहब ये इस बार का थीम ये था। अब इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें आपको मिलेंगी, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, अब इससे रिलेटेड जो कुछ भी चीजें आपको मिलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए और आप न कर पाए। शायद आप मेरी बात समझ चुके होंगे और पैटर्न भी समझ चुके होंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्यों बेटा? यस सर। आपको इसी फॉर्मेट में तैयारी करनी, और जब आप इसी फॉर्मेट में तैयारी करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमको ये नहीं पता है कि हमको करना क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, राइट, वही करेंगे जो सब करते हैं। अगर सब करेंगे वही हम करेंगे, तो मुझे लगता है इसका कोई बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप इन्वायरमेंट के लिए 2-3 पेज रखिए, और 2-3 पेज में आप लिखिए, ज्यादा पेज मत रखिए, स्टार्टिंग में 1 या 2 पेज रखिए पॉल्यूशन से रिलेटेड। जब आपके भरते जाएं तो आप उनको ऐड करते जाइए, अदरवाइज एक ही पेज रखिए, सिंगल पेज पॉल्यूशन के लिए, सिंगल पेज ग्रीन हाउस। जितना छोटा लिखोगे ना तो उतना आपके एक पेज में आ जाएगा। अभी आप बहुत ज्यादा पेजेस पहले से बनाओगे, और अगर आप कॉपी में तैयारी करोगे, तो मेरा मेथड तो ये नहीं है, और मैं कभी भी बच्चों को एडवाइस भी नहीं करता हूँ कि आप जो है जब आप अपडेट करें, तो आप अपडेट कैसे करेंगे, आप एक डायरी बनाएं सभी लोग, और जो चीजें मैं आपको डेली भेजता हूँ, राइट, उनको एक डायरी में लिखें कि सर क्या भेज रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छा होगा कि अगर आप उसको जो है डायरी के साथ साथ अगर टॉपिक वाइज अपडेट करते जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भेजा है आपको, तो आप क्या करें, उसी दिन आप टॉपिक जो क्लाइमेट चेंज का आप एक पेज बनाएं, उस पर लिख लें क्लाइमेट चेंज, और उसी में आप अपडेट कर दें कि हाँ भाई, तो मेन पॉइंट्स आप नोट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो नोट्स होगा बहुत छोटा बनेगा। और जब नोट्स बहुत छोटा बनेगा और आप लगातार उस पर 2-3 साल तक काम कर रहे हैं, 1 साल तक काम कर रहे हैं, 1.5 साल तक काम कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और आपको परफेक्शन भी अच्छा होगा। समझे आप मेरी बात को? और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। अदरवाइज आपको क्या बोरिंग लगेगा, यार ये पढ़ तो रहे, होगा कि नहीं होगा। तो ये चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। इसलिए मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को जितना सिस्टमेटिक तरीके से आप यूज करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप काम करेंगे,
तो आपके लिए देखिए, मैंने एक अभी टॉपिक बताया था आपको, एनर्जी का टॉपिक बताया था, देखिए आप बताया था अभी आपको। तो मतलब मुझे पता है कि मेरे सिलेबस में मुझे एनर्जी के बारे में भी पढ़ना है। देखिए, तो ये एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था भी, ये देखिए ये टॉपिक है। सिलेबस की जानकारी रखिए। चलिए हम और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और आपके मेंस एग्जामिनेशन में भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है? डिजास्टर। अब सवाल ये उठता है कि डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट ये दिया हुआ। तो देखिए डिजास्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीज इसमें नहीं दी गई। क्या समझते हैं आप डिजास्टर क्या होता है? फ्लड होता है। डिजास्टर का मतलब क्या है? फ्लड है। डिजास्टर का मतलब क्या है? साइक्लोन, चक्रवात है, जिसको हम चक्रवात बोलते हैं। फ्लड को क्या बोलते हैं? बाढ़ बोलते हैं, राइट। फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, और क्या हो गया? ऐसा नहीं कि ये नेचुरल अर्थक्वेक। अभी देखो ये क्या हुआ, यहाँ केरला में क्या हुआ, कौन से टॉपिक में डालेंगे आप? देखो केरला में जो हुआ है ये आप किस टॉपिक में लिंक करेंगे? डिजास्टर में, राइट। लैंडस्लाइड हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ। मैंने वीडियो देखे तो मैं तो एकदम देखा मैंने, मतलब ये नेचर क्या करता है देखिए आप। अब ये चीजें क्यों हो रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? तो क्या होगा अभी देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं आपको अपडेट भेजूंगा। क्या अपडेट भेजूंगा? मैंने अपडेट भेजी भी थी, देखो आपको। इसमें एक मेन कंसर्न था किसका? कस्तूरी रंगन कमेटी का। कस्तूरी रंगन कमेटी और साथ साथ में माधव गाडगिल कमेटी, इन लोगों ने अपना रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दिया था, राइट, कि वेस्टर्न घाट के लिए। अब कम से कम आपको ये तो पता चला कि भाई ये जो माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी क्या है। अब सवाल उठता है कि इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी, ये भी मैंने शेयर किया था, अगर आपको पता होगा। तो मैं आपको जो व्हाट्सएप पे शेयर करने वाला हूँ वो सारी चीजें ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ, वो चीजें शेयर करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एसए के काम आने वाली है, आपके इंटरव्यू के लिए काम आने वाली है, और आपके प्रीलिम्स के लिए काम आने वाली है, और आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काम आने। बट आपको समझ में आना चाहिए कि सर कौन से टॉपिक के रिलेटेड ये चीजें भेज रहे हैं, क्या है क्या ये। तो डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं? डिजास्टर दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल हो गया और एक मैन मेड हो गया, राइट। ये दो टाइप के होते हैं। मैन मेड में क्या आएगा? ये तो लैंडस्लाइड तो क्या हो गया? नेचुरल हो गया। आप भी देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई कहीं गैस लीक हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा भोपाल में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था भोपाल में। अगर आपको जानकारी है, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या हो गया? मैन मेड डिजास्टर है ये। बोलो, ऐसा होता है ना कभी कभी विशाखापट्टनम में कहीं ऐसी जगह क्या हो जाता है, गैस लीक हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो ये एक डिजास्टर है। तो डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, उनको बचने के लिए क्या क्या चीजें होती है? पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज आती है, लेकिन न्यूज जिस तरीके से आती है उस तरीके से चीजें नहीं पूछी जाती। हमें उससे रिलेटेड लॉज क्या है, कानून क्या है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 सरकार ने एक कानून लाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अब एनडीआरएफ क्या होता है? अभी देखो, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप न्यूज सुनते हैं कि एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई है, आपने नाम सुना होगा एनडीआरएफ। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जब डिजास्टर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, राइट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? अपडेट से, कि भाई केरला में कुछ हुआ। आप तो सिर्फ न्यूज देखेंगे, लोग नॉर्मल लोग न्यूज देखेंगे, लेकिन हम उसको देखेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसको कैसे हमें कम करना चाहिए, राइट। अभी आपने देखा होगा इस बार बहुत सारी जगह जंगलों में आग लगी है, आपको मालूम होगा। तो ये आपको क्या लगता है, नेचुरल है ये या फिर आपका मैन मेड है? क्या लगता है? ये भी तो डिजास्टर है। इससे हमारे क्या हो जाता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, एनिमल्स मर जाते हैं। बोलिए, कभी कभी क्या होता है? ऑयल स्पिल हो जाता है। अभी पता चला श्रीलंका से जा रहा है शिप, और पता चला कि बीच में क्या हो गया, बीच में पलट गया। तो ये क्या हो गया? ये डिजास्टर है। तो शायद आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप एक पेज बनाएं। एक पेज बनाएं। मैंने आपको क्या बताया
आपको एक पूरे सिलेबस को एक एक पेज पे लिख लेना है, पूरे सिलेबस को, जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, और आपके पास पहले पेज पे इंडेक्स होनी चाहिए कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। ऐसा तो फिर पलटते रहेंगे, आप पेज पलटते रहेंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ पे है। पेज नंबर डालें, नंबरिंग कर लें, कि नंबरिंग कर लें कि साहब अगर मुझे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो मेरा 40 नंबर पेज पे, तो 40 नंबर पेज निकालें और उस पर आप अपडेट कर लें जो भी चीजें डिजास्टर से रिलेटेड है। पिछले अभी जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है, मैंने आज भेजा था, देखो आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में मैंने भेजा था। कितने लोग कंफर्म करेंगे? कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, तो बड़ी गलत बात है। क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता, कोई भी मतलब नहीं बनता है। सेंडाई फ्रेमवर्क आज भेजा है कि देखो आप लोग, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आज, देखिए तुरंत आपको आज के ग्रुप में मेरे भेजा या नहीं भेजा? अगर मैंने आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आज आपको भेजा, देखिए आप। यस सर। तो फिर आपको देखना चाहिए ना बेटा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं डिसिप्लिन में तो ये चीजें, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, समझ लीजिए, मेरा काम है मेरी ड्यूटी पूरी करना है, बाकी आप देखिए। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर ने इस टॉपिक से रिलेटेड दिया है अपडेट, आप उसको अपडेट कर दें। फिर उसके बाद क्या दिया है, ये जो है लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अभी देखो, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर वगैरह जलाए जा रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है? क्या ऐसा न्यूज़ आपको पता है? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब यस सर, इस्कॉन का मंदिर कल हुआ था। जी जी। तो कारण उसका ये है कि जो एक्सट्रीमिज्म है, राइट, एक्सट्रीमिज्म है, ये मैंने बांग्लादेश की बात की आपको। देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको यहाँ पे ही कोरिलेट करें, क्योंकि हमारा जो मैटर है, एक्सट्रीमिज्म का जो मैटर है, आप तालिबान का भी लिंक कर सकते हैं, आप बांग्लादेश की भी बात कर सकते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म होता क्या है, राइट, क्या 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 इससे खतरे क्या है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को क्या खतरा है। तो ये जो टॉपिक आता है, किससे आता है? इंटरनल सिक्योरिटी से आता है। देखो नीचे क्या दिया है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। अब देखो, अब यहाँ पे टर्म समझना है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब होता है कि जो स्टेट नहीं है, जो स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब कुछ आतंकवादी है, वो स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब अफगानिस्तान स्टेट है, ठीक है, जिसको रिकॉग्नाइजेशन एज ए गवर्नमेंट नहीं मिलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टेट एक्टर। क्या मेरी बात समझे आप? क्या मेरी बात समझे आप लोग सब? यस सर। तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजिंग फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अभी भारत में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या प्रॉब्लम है? अभी देखो, हाल में अभी आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म बहुत था। अभी बीच में क्या समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ है, कार्बी जो है एग्रीमेंट हुआ है, हमारी होम मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया है, ये कार्बी एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, आसाम में। क्योंकि उन लोग क्या बात कर रहे थे, सेपरेट अलग स्टेट की बात कर रहे थे। तो फिर क्या करते हो, वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है। तो भारत सरकार ने बीच में भी कार्बी एग्रीमेंट, अब प्रीलिम्स में पूछा उन्होंने कि कार्बी एग्रीमेंट क्या है, प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा कार्बी एग्रीमेंट क्या है, तो हम अपना इंटरनल सिक्योरिटी का नोट्स निकाल के देखेंगे कि वो तो हमने मेंस के लिए तैयार किया है भाई, क्यों, राइट, कार्बी एग्रीमेंट क्या है, क्यों किया गया, कहाँ पे रहते हैं कार्बी। अब देखो, कार्बी क्या है? एक शेड्यूल ट्राइब है, कार्बी असम में शेड्यूल ट्राइब है, काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। अभी हमें ज्योग्राफी की तैयारी हो गई, ज्योग्राफी की क्या तैयारी होगी कि कार्बी कम्युनिटी जो है वो एक ट्राइब्स है, ये हमको पता चल गया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो हमें उन चीजों का नॉलेज होता है, उन चीजों को हम समझते हैं। तो एक टॉपिक आप क्या बनाएंगे, एक टॉपिक आप बनाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर। अगला टॉपिक क्या बनाएंगे, अगला टॉपिक आप बनाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बनाएंगे।
अब इंटरनल सिक्योरिटी में जो जो अपडेट्स मैं आपको भेजता हूँ वो आप लिखते जाइए उसमें। इंटरनल सिक्योरिटी आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये मुद्दा चल क्या रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो आगे उसमें क्या लिखा है कि challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in the internal security challenges। देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, ये जो सोशल मीडिया का जो टॉपिक है वो हम अलग बनाते हैं। सोशल मीडिया में क्या कहता है, ट्विटर आता है, यूट्यूब आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक आता है, क्यों बेटा, इंस्टाग्राम आता है। तो आपको मालूम होगा कि बीच में ये मुद्दा काफी उठा रहा, काफी उस बार बेंच में आने के पूरे चांसेस हैं इसके मुख्य परीक्षा में। क्या आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर क्या किया था, रेगुलेशंस लाई। और रेगुलेशंस लाके इनको बताया गया कि भाई आपके लिए आपको क्या करना है, एक ग्रीवेंसेस ऑफिसर जो है आपको अपॉइंट करना है, जो लोगों की कंप्लेंट सुन सके। कभी क्या क्या होता है कि लोग सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ स्प्रेड कर देते हैं, इससे क्या होता है, किसी का डिफेमेशन होता है, मानहानि जिसको बोलते हैं, या कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे क्या होगा कि जैसे दूसरे कम्युनिटी के लोग क्या हो जाएं, भड़क जाएं। एक बार हुआ था, आपको मालूम होगा, एक बार ऐसा कंसर्न हुआ था कि जिसमें लोगों ने ये न्यूज फैला दी सोशल मीडिया पे कि साहब जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो सब लोग फिर भागने लगे। तो ये कहां से र्यूमर जब र्यूमर उड़ेगा तो क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो इस पर क्या किया जाना चाहिए, उस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे वीडियो लोग डाल देते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने रूल्स लाए और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको जो है, जो हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं वो आपको करना होगा। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाके बोला कि नहीं साहब ये तो राइट टू प्राइवेसी है। अब देखो, मैं व्हाट्सएप पे किसके साथ चैट कर रहा हूँ या कौन मुझे क्या भेज रहा है, ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है। क्या बात समझ में आई बात आपको? yes, मेरा राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है कि मैं मेरे व्हाट्सएप में क्या है या मेरे मोबाइल में क्या है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप क्या कीजिए कि आप जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको कंट्रोल कीजिए। आप अगर हम आपसे पूछें कि इसके द्वारा मैसेज क्या भेजा गया, तो भाई सोशल मीडिया की कंपनी क्या करेगी, सोशल मीडिया का मतलब व्हाट्सएप क्या करेगा, व्हाट्सएप फिर क्या सब स्टोरेज रखना पड़ेगा, एक एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए क्या कि साहब ऐसा है, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये तो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, मतलब हम लोगों की प्राइवेसी। हाँ, व्हाट्सएप ने क्या कहा, व्हाट्सएप ने कहा कि देखो भाई आप क्या चेक करते हो इससे हमको कोई मतलब, ये आप देखिए। लेकिन कहीं पे अगर कोई चैट ऐसा कर रहा है कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो और पुलिस ने जानकारी मांगी कि भाई ये इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो उनको देनी चाहिए ना। क्या बात समझे आप मेरी बात? तो ऐसे जो मुद्दे हैं बार बार आएंगे, एग्जाम्स के बीच बीच में उठेंगे, पेपर में आएंगे, हाईलाइट होंगे। अब आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ये रूल्स लेके आई है, गवर्नमेंट ने ये कहा है। अच्छा, सोशल मीडिया की नेटवर्क साइट क्या कह रहे हैं, आपने बीच में सुना होगा ट्विटर बंद होने वाला है, सुना था आपने? जरूर सुना होगा। सब इंस्टाग्राम बंद होने वाला है। फिर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया आपको पता है? कू पता है? कू मुझे लगता है पता होगा। जिस तरीके से ट्विटर है उस तरीके से कू भी है। तो कुछ लोग ये बोलने लगे कि सरकार जो है कू को प्रमोट कर रही है, इसलिए ऐसा कर रही है, इसलिए ट्विटर बंद करने की बातचीत चल रही है। भाई ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें ये समझना है कि मुद्दा क्या है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, सरकार के स्टेप्स क्या हैं, क्या कानून लाया जा रहा है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अभी से आपको सोचना है और कुछ लिखना जानते हो आप, उसमें कुछ बताना जानते हो, ओपिनियन डिसाइड कर सकते हैं। और ओपिनियन कैसे डिसाइड होगी? ओपिनियन तब डिसाइड होगी जब, अभी आपने देखा होगा कि जनरली जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको बोला जाता है कि आप द हिंदू पेपर पढ़िए, आप राज्यसभा टीवी देखिए, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, जो कुछ भी बताते हो। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, उसके पीछे मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि लोगों ने एक हल्ला मचा रखा है। क्या?
कि सब द हिंदू पेपर बहुत अच्छा है, तो मैं किसी पेपर की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान टाइम्स की तो कोई बात ही नहीं करता है, और मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स में तो बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो एज इट इज पूछे गए हैं एग्जाम के लिए, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये नहीं है कि हम कितने चैनल देखते हैं, कंक्लूजन ये है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट हम पूरी कहां से करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कितने पेपर पढ़े, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कितने कम समय में, कम टाइम में हमने उन चीजों को देख लिया। तो मैं स्टैंडर्ड पेपर आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड पेपर में अगर आप जाओगे, देखो द हिंदू इसलिए फेमस है क्योंकि स्टार्टिंग से वो एक वो बन जाता है क्या कि सबने द हिंदू बोला तो चलो हम भी द हिंदू बोल देते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि द हिंदू में अच्छा आर्टिकल नहीं आता है या अच्छा एडिटोरियल नहीं आता है, अच्छे आते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे आप एडिटोरियल देखेंगे तो इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये ऐसे पेपर है जिनमें काफी अच्छा आता है, काफी अच्छा एडिटोरियल, इनको पढ़ सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अच्छा, उन्हीं चीजों को मैं आपको भेज दूंगा तो आपके लिए फायदा ये हो जाएगा कि आप कैटेगराइज कर पाएंगे चीजों को कि साहब ये हमारे लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, सर ने ये भेजा है, इसको समझो क्या है ये, और समझने के बाद उनको आप नोट डाउन करो, पॉइंट बनाइए आप उनके। तो मुझे लगता है कि आप क्या क्या टॉपिक बनाएंगे, एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक बनाएंगे, एक आप इंटरनल सिक्योरिटी का बनाएंगे, ठीक है, एक आप इंटरनल सिक्योरिटी का बनाएंगे, और एक सोशल मीडिया का बनाएंगे, एक आप सोशल मीडिया के लिए बनाएंगे बीच में। फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या लिखा है, सोशल सिक्योरिटी की बात लिखी है, सोशल सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी की बात की है। अब मुझे लगता है कि आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो जानते होंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर क्राइम जानते होंगे आप क्या होता है। अब साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है हमारे कानून में, देखिए हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाता हूँ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमको ये तो नहीं पता था कि जो साइबर है वो कौन से सब्जेक्ट्स में आएगा। तो साइबर आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब तो नहीं जानते थे कि साइबर किस लिस्ट में डालें, क्योंकि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। क्यों बेटा? स्टेट को स्टेट के सब्जेक्ट दे दिए गए कि भाई आप इन पे लॉ बनाएंगे, यूनियन को यूनियन के सब्जेक्ट दे दिए गए कि आप इन पे लॉ बनाएंगे, कुछ कॉन्करेंट में दे दिए गए, एजुकेशन है कि आप दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो साइबर जो है ऐसे टॉपिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लिस्ट में नहीं है, लिस्टेड नहीं है, उनको हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, रेशुडरी पावर्स है। तो साइबर सिक्योरिटी किसमें आएगा? पहली बात तो हमें यही समझना है, पहली बात तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि साइबर सिक्योरिटी किसमें आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज हमारे सिलेबस में दिया गया। क्या है साइबर सिक्योरिटी? कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पोर्शन में है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से कानून आए हैं। अभी आपको पता होगा बीच में जो है एक आईटी एक्ट 66A काफी इंपॉर्टेंट रहा, काफी इस पर डिस्कशन रहा, चर्चा रही, तो हमको पता होना चाहिए कि वो क्या है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है भारत में क्या क्या मैकेनिज्म है। आपको मालूम होगा कि भारत में एक अवेयरनेस नहीं है साइबर क्राइम से रिलेटेड। क्या बात बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है आप देखें, लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो ठीक है, अदरवाइज क्या करें, मेंस के क्वेश्चन देखें कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उनका आंसर क्या हो सकता था, अभी क्या क्या, तो आप उनके आंसर लिखिए। साइबर सिक्योरिटी में जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके देखिए, उनमें हम क्या पॉइंट्स लिख सकते थे। उसके बाद क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, एक अलग से टॉपिक आप बनाइए मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। तो अभी आपको टर्म समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, उसके प्रिवेंशन के लिए सरकार कौन कौन से कानून लाई है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया कि हमारे टॉपिक कौन कौन से होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इतना सारा है, उससे ऊपर भी क्या दे रखा है,
achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technologies. ये 2 टॉपिक हैं। देखिए ये दोनों टॉपिक जो हैं, ये दोनों हेडलाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये किस में आएगा? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएगा। क्या मेरी बात समझे? ये दोनों टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएंगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे मेंस में भी आती है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एक टॉपिक अलग से निकल के आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब एक टॉपिक अलग से निकल के आ रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आपको समझ ये विकसित करनी है, हमें ये समझना है, अंडरस्टैंडिंग ये करना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, किसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कौन कंट्रोल करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, वो क्या काम करता है, भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए कौन कौन सा मैकेनिज्म है, क्या लॉ है। ये अगर आपने वो पेपर बनाया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, तो फिर क्या होगा कि जो भी आगे का अभी जो भी आपके इस टॉपिक पे लेके आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी अच्छी होगी और आप उस पर अच्छे से लिख पाएंगे। हम तैयारी प्रीलिम्स की कर रहे हैं, हम तैयारी मेंस की भी कर रहे हैं, हम तैयारी प्रीलिम्स की भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन किया है। हमने कॉम्बिनेशन ये किया है कि ऐसा ना हो कि हम ऐसी तैयारी करें कि मेंस की अलग करें, प्रीलिम्स की अलग करें। मुझे लगता है समझदारी है। समझदारी इसी में है कि हम उनको ठीक से समझें और उनको हम करें। अगला क्वेश्चन क्या हो गया? अगला टॉपिक हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, इस बार क्वेश्चन पूछे गए, बायोटेक से क्वेश्चन पूछे गए कि बायोटेक्नोलॉजी के इश्यूज क्या क्या है। तो अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, जैसे आपको पता होना चाहिए जीन क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का जिस दिन टॉपिक आप पढ़ें तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन पूछे गए। मुझे लगता है कि इतना सारा मटेरियल दे रखा है, इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उसमें 100% आपकी तैयारी हो जाएगी बायोटेक में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% इतनी सारी चीजें क्वेश्चन, इतने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हो कि आपकी आधे से ज्यादा प्रिपरेशन आपका एक पेज में हो जाए। अंडरस्टैंडिंग करें, पढ़ें, समझें और पॉइंट्स बना लें। और फिर बायोटेक्नोलॉजी के यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमेशा एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या है, हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजेस जो हम उसके करेंगे वो हम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए एक टॉपिक नहीं दे रखा है, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक रोबोटिक्स में कवर होता है। रोबोटिक्स से प्रश्न, रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट क्या होता है, रोबोट के यूजेस क्या है, फ्यूचर भारत रोबोट के फील्ड में कहाँ पे है। और वहीं पे एक टॉपिक इनडायरेक्टली जो कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी में। तो वो जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या क्या चीजें हुई हैं, सरकार ने क्या कह सकते हैं कि क्या हमारा स्टेटस क्या है, दूसरे कंट्रीज कहाँ पे हैं, दूसरे कंट्रीज कहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आप अगर इस पे काम करेंगे तो काफी अच्छी पकड़ बना सकते हो, लिख भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं यूपीएससी में कि ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएंगी। मान लिया मुझसे पूछा गया कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप बताइए कि उनके क्या क्या फायदे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मशीन जिसको सोचने समझने की शक्ति हो। ठीक है, जैसा रोबोट पिक्चर में दिखाया गया, रोबोट पिक्चर में यही तो दिखाया गया, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं, वो चीजों को फील करने लगता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनें ये फील करने लगे, चीजें ये फील करने लगे। द्वारा जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं, आपको पता चलेगा जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, राइट, मतलब एक मैच्योर एज में होंगे, तो ये सब चीजें आप बड़े आराम से देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना
सक्सेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या हो सकता है हेल्थ के फील्ड में, क्या हो सकते हैं वॉर के फील्ड में, युद्ध में, ठीक है। स्पाई के लिए हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, घर के कामों के लिए कैसे कर सकते हैं, ऑफिस के यूजेस के लिए कैसे कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यूपीएससी ने मेंस में तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, साथ साथ में एक निबंध भी पूछा है, ऐसे भी पूछा है। और ऐसे का कंसर्न क्या था? ऐसे का कंसर्न ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ जाएगा तो क्या लोगों की जॉब चले जाएंगे, क्या भारत में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये कि समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। अगर आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है तो नए नए कोर्सेज लॉन्च होने चाहिए ताकि लोगों को उस डायरेक्शन में लोग तैयारी करें, उस डायरेक्शन में लोग कोर्स करें, ताकि आगे जाके फ्यूचर में उनको जॉब मिल सके। ये मेरा कहने का मतलब, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो एक यूपीएससी के स्टूडेंट को ये समझ होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये तो वही बात हो जाएगी वो 3 इडियट वाले पिक्चर की, राइट। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आप कैसे लिख सकते हैं, आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका। अब देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, मोबाइल आया था स्टार्टिंग, तो मोबाइल आपके लिए कितना फायदेमंद है, राइट। अगर आप कहीं पे इमरजेंसी में हैं, आप अपने घर कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, किसी को फोन पे गाली भी दे सकते हैं, तो ये मिसयूज हो गया। किडनैपिंग की धमकी भी दे सकते हैं, राइट। तो पहले क्या था, पहले तो ये गलत इस्तेमाल है, आप समझ रहे हैं, मतलब गलत लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसके प्रोज और कॉन्स दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पे हमको प्रोज और कॉन्स दोनों देख के चलना, ये सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी टेक्नोलॉजी है, अगर उसके हम प्रोज और कॉन्स दोनों हमको नहीं पता है तो हम अच्छे से चीजों को नहीं तैयार कर सकते। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि आपको रोबोटिक्स के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। अभी मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पूछे उन्होंने बस, कि नैनो टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या है, उसकी यूजेस क्या है। तो एक पेज पे आप नैनो टेक्नोलॉजी लिख लो और देख लो उसके बारे में। एक दिन डिसाइड करो कि आज मुझे बायोटेक करना है और नैनो टेक करना है। तो आगे का आपका, आप समझिए कि जब आगे की आप तैयारी करेंगे तो आपका तो टॉपिक पहले से फिनिश है, आपको नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ रिवाइज करना है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से, अगर आपने सोच लिया है कि नहीं साहब मुझे बहुत सारी किताबें खरीदनी है, उनको पढ़ते बैठना है, तो फिर तो हो गया 5 ईयर प्लान। मेरा कंसर्न क्या है, अपनी तैयारी को आप डायनेमिक कैसे बनाएं, किस तरीके से आप उसको एक डायनेमिक वे में तैयारी करें। तो डायनेमिक वे में तैयारी का मतलब यही है कि आप चीजों की रिक्वायरमेंट समझें, सिलेबस देखें, पाठ्यक्रम देखें, सिलेबस के साथ लास्ट के क्वेश्चन देखें, जरूर देखें कि नैनो टेक्नोलॉजी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। आपको लगता है नहीं आते तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आ गया तो क्या बोलोगे, आप ही बोलोगे साहब आपने क्यों दे दिया, पहले तो नहीं दिया था। तो नैनो टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से तैयार करो। अगर आपका अच्छे से मेंस के लिए तैयार है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपके तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जहां तक हम स्पेस की बात करते हैं तो कि स्पेस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार नहीं पूछे होंगे, राइट। स्पेस से बहुत 2-3-4 क्वेश्चन तो पूछे जाते थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे फ्यूचर में नहीं पूछा जाएगा, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अब यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि जो इसरो है, इसरो के जो स्पेस प्रोग्राम है, वो भारत के सोशो इकोनॉमिक जो सोसाइटी है उसको कैसे चेंज कर रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछा है। अभी आप देखोगे प्रीलिम्स की तैयारी में मेंस की तैयारी में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। मेंस की तैयारी में जब आप जाएंगे, मेंस में आप जाएंगे तो आपको एक फील होगा जैसे आप प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में गए और आपने फील किया कि पेपर किस टाइप का बनता है यार, इसके लिए हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए। वैसे ही मेंस में भी जाएंगे तो भी आप फील करेंगे, तो भी आपको समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि हर कोई भी स्टूडेंट जो है उसका आइडियल आंसर फॉर्मेट आप नहीं बता सकते। आप घर पे आओगे आप ये भूल जाओगे कि आपने लिखा क्या था, हम लिख के क्या आ गए, क्योंकि हर व्यक्ति ने, हर बच्चे ने उसका आंसर डिफरेंट तरीके से दिया रहेगा। जिसका आंसर यूपीएससी को समझ में आएगा कि भाई इन्होंने ये अच्छा आंसर लिखा है, ये अच्छा आंसर हो सकता था। और एक चीज और आप ध्यान रखें, अगर कोई आपको ये बताता है कि भाई यही मॉडल होता है, आंसर ऐसे ही लिखा जाता है और वैसे ही लिखना चाहिए, तो मुझे लगता है गलत है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा आंसर क्या होता है, सबसे अच्छा आंसर वो होता है कि जिसमें हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखें और एग्जैक्ट वही लिखें। यूपीएससी एग्जामिनेशन के मेंस के सिलेबस में क्या दिया है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिया है। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कि मतलब अगर आप किसी से बात करें तो अपना एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दें कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो यूपीएससी एग्जामिनर के पास इतना समय थोड़ी नहीं कि आपकी पूरी वो रामायण सुनेगा या पूरी महाभारत सुनेगा। उसका सिर्फ ये है कि भाई जो हमने पूछा कि आप वो बताइए और टू द पॉइंट बताइए। फायदा यहाँ पे ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर पैराग्राफ में लिखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट्स में लिखना चाहिए,
मुझे लगता है आपको जैसे फील होता है आप वैसे लिखिए, बट हाँ एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दीजिए जो उन्होंने पूछा है। तो स्पेस रिलेटेड आप देखिए कि क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ। अभी आपने देखा होगा कि चाइना बीच में कुछ करता रहता है, स्पेस एजेंसीज क्या है, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नोट्स है। लेकिन ये तैयारी करने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि स्पेस से रिलेटेड हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन में इसमें क्या पूछे गए। अगर आपने वो देख लिया तो उससे फायदा आपको ये एडवांटेज हो जाएगा कि स्पेस को हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है, कैसे आंसर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे मुझे आंसर लिखना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे पेपर के पैटर्न को समझते जाएंगे, आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसा होगा कि आपको ये फील होगा कि यार इसका आंसर तो मैं खुद ही लिख सकता हूँ, बना सकते हैं आप। यूपीएससी में जो पिछले सालों में आपने देखा होगा कि ये हमेशा से रहा है कि जो बच्चे पहले सिलेक्ट होते हैं वही टॉप कर जाते हैं, जो बच्चे पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं वो अगले साल टॉप कर जाते हैं। कारण ये था कि उनको पता चल गया था कि मुझे क्या करना चाहिए था, कमी कहाँ रह गई, कहाँ हमने राइट, और उनको एक लिखने की आदत पड़ जाती है, उनको ये समझ में आ जाता है कि मुझे आंसर को टैकल कैसे करना है। तो एक बार जब आपको नॉलेज हो जाता है, चीजों को आप समझने लग जाते हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक पर्सनैलिटी आपकी जब बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। एबिलिटी वो डेवलप हो जाती है कि आप क्या आंसर लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए आप। तो ये चीज बहुत जरूरी है, और ये चीज तभी आती है जब आप बिजी रहेंगे। कोई आदमी अगर बिजी है, कोई आदमी अगर लगातार उस चीज पे काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक एक्सपर्टी आ जाती है, एक विशेषज्ञता आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आप चीजों को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो आपके अंदर खुद ब खुद वो नॉलेज आता जाएगा तो मुझे क्या लिखना है, कैसे बोलना है, क्या बताना है, क्या मुझे बताना चाहिए। चलिए, तो ये तो मैंने बात की आपको स्पेस की बात की। कंप्यूटर्स की बात करते हैं। अब कंप्यूटर का मतलब ये तो नहीं कि आप देखें हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी ये जानना चाहता है कि कंप्यूटर के फील्ड में उन्होंने क्या लिखा है। स्टार्टिंग में सब लिखा है, देखो स्टार्टिंग में अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो उन्होंने यूज किया है अवेयरनेस। उन्होंने स्टार्टिंग में टर्म यूज किया है जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपको अवेयरनेस क्या है, कंप्यूटर के फील्ड में नया क्या हो रहा है, राइट। अगर आपको अवेयरनेस है तो ही आप लिख सकते हैं। तो अवेयरनेस से रिलेटेड आईटी में क्या क्या अवेयरनेस है, क्या क्या चीजें। और ये जनरली क्या होता है, देखिए कि जो चीजें यूपीएससी एग्जामिनेशन पूछी जाती हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो ही जाती है, किसी न किसी तरीके से। आपको कोई ना कोई माध्यम से वो चीजें आपको पता चल ही जाएंगी कि भाई इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ से पढ़ना है। वो चीजें ऑटोमेटिकली, यूपीएससी इतना डायनेमिक है कि वो उन चीजों को वॉच करता है। जो हमारे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोग पेपर सेट करते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, राइट। उनको इतनी जानकारी है कि मुझे पेपर कैसा देना है, एक बच्चे को क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, उसको जज करने के लिए पेपर ही वैसा बनाते हैं कि अगर आप उस रास्ते पे हैं, उस वे में हैं, तो आप चीजों को ठीक से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तब देखो अगर मान लिया किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत में किसी को नोबेल प्राइज मान लिया मिला है, तो ये अचीवमेंट हो गया। देखो अगर अभी देखो, अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइज है, मिलते हैं, आपको मालूम होगा, और न्यूज में आता है कि भाई नोबेल प्राइज मिला, ऐसा न्यूज देखा है आपने? नोबेल प्राइज मिला ऐसा न्यूज आता है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री में, पीस के लिए ऐसा नोबेल प्राइज मिलता है। यस सर। तो नोबेल प्राइज मिलता है तो हमको ये नहीं देखना है कि भाई नोबेल प्राइज किसको मिला। अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो ठीक है कि भाई किसको मिला, ये तो पता होना चाहिए कि किसके लिए मिला। लेकिन यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। वो आपसे ये पूछेगा, मैंने देखो आज या कल में मैंने अपडेट किया था कि नोबेल प्राइज मेल को ही क्यों ज्यादा दिए जा रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ आपको देखो भेजा है, ऐसा कुछ भेजा है, अगर आपने देखा होगा तो। आप चीजों को देखते नहीं, बड़ा दुख की बात है कि आप चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। तो एक डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं आपको भेज रहा हूँ और आप चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो उसका मतलब आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज अगर इंडियंस को मिल रहा है तो ये एक अचीवमेंट हो गया, एक अचीवमेंट है। अगर कोई साइंटिस्ट है, राइट, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे इंडिया का नाम हो रहा है, राइट, कोई आविष्कार है, कोई डिस्कवरी है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना है। यही चीजें आपसे यूपीएससी एग्जाम में पूछी जाएंगी,
आप चाहे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछा गया और उन्होंने लिखा भी है क्या कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन देयर एप्लीकेशंस एंड एवरीडे, क्या लिखा है, इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। देखो खुद लिखा है उन्होंने लिखा है कि जो विज्ञान है उसका जो विकास है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसके यूजेस हैं, वो एवरीडे की लाइफ में कैसे होंगे। अभी देखो टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी आने वाली है, आपको पता होगा, हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी की बात चल रही है। अब यस सर, क्रिप्टो करेंसी की बात चली। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी बारे पढ़ो, ये एक नई चीज है और हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होने वाली है। ये हमारे, अब इसके प्रोस कॉन्स क्या है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कैसे होती है। तो क्रिप्टो करेंसी होती है एक डिजिटल करेंसी होती है। तो हमें पहले तो फर्क पता होना चाहिए डिजिटल करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या है, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है एक तो पॉल्यूशन की बात कर सकते हैं आप। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए भाई इसको एनर्जी बहुत लगता है उसके। अभी मैं कल या परसों में एक न्यूज देख रहा था, तो उसमें जो सल्वाडोर है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर, मतलब उन्होंने माना है, वो यूज कर रहे हैं एज ए ऑफिशियल करेंसी किसको, बिटकॉइन को। तो वो उसको किस तरीके से, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो वॉल्केनो जो है, वॉल्केनो से एनर्जी ले रहे हैं, ऐसा कुछ न्यूज था। तो ये पढ़े लिखे इंसान के लिए एक जरूरी है, एक एजुकेटेड पर्सन के लिए जरूरी है कि हम उन चीजों को ध्यान में रखें जो हमारे डेली लाइफ में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो है क्या, उनकी अंडरस्टैंडिंग। किताब में क्या डेफिनेशन लिखा है मुझे नहीं पता, बट हमें ये समझ में आना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी है, होती क्या है, उस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, लिखना जानते हैं, उसके प्रोस कॉन्स जानते हैं, इंडिया का स्टेटस जानते हैं, तो मुझे लगता है कि 50% से नहीं 90%, 99% आपका काम हो गया। क्या आप लिखना जानते हैं? कोशिश ये करें, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको अपने भाषा में, अपनी ऑन लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब साइंस एंड टेक के लिए क्या करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 4-5 पेज बना लीजिए। एक तो बायोटेक का बना लीजिए, एक आपका स्पेस के लिए बना लीजिए, एक आईटी कंप्यूटर साथ में रख लीजिए। आईटी कंप्यूटर के लिए साथ में रखिए, एक ही पेज पे काम कीजिए। अच्छा, जहां पे आप आईटी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें आप साइबर सिक्योरिटी को ले सकते हैं, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है, अलग अलग बात काम कीजिए। उसको आप एक ही पेज में आप लिख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी आईटी। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स एक ही में आप बनाइए, एक ही पेज पे। उसके बाद फिर आप नैनो टेक्नोलॉजी के लिए एक अलग पेज बनाइए, बायोटेक के लिए अलग बनाइए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अलग बनाइए। और उसके बाद एवरीडे की लाइफ में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कहीं न्यूज में आ रहा है तो आप उस पर लिखते चलिए। हाँ, किसी को नोबेल प्राइज मिला, भारत से कुछ ऐसा हुआ है जिससे नाम हो रहा है भारत का, नई टेक्नोलॉजी कुछ आ रही है, तो आप उसको उसमें लिखिए। और लिखने के बाद जो है आप 1 साल अगर ये काम करेंगे, 1.5 साल काम करेंगे, कंटिन्यूस प्रोग्रेस अगर आप करेंगे, प्रोसेस में काम करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि ना तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत आएगी, ना आपको मेंस में दिक्कत आएगी। इससे बेहतर तरीका कुछ हो नहीं सकता। कहां से पढ़े? एक सबसे बड़ी बात तो ये, हमको कैसे पता चलेगा कि सब क्या हो रहा है। फिर से वही बात करता हूं, हर पेपर का अपना पैटर्न होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा अलग टाइप की खबरें देता है, इंडियन एक्सप्रेस कुछ अलग टाइप की देता है, द हिंदू का कुछ अलग पैटर्न है, क्योंकि हर पेपर का अपना एक पैटर्न। बात समझ में आई आपको? हर पेपर का एक अपना पैटर्न है, लेकिन हमें साइंस की न्यूज देखनी है। ठीक है, तो साइंस की न्यूज के लिए अपडेट ये है कि मुझे लगता है कि पेपर में जहां भी साइंस एंड टेक की कोई नॉलेज होती है, तो वो द हिंदू पेपर में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पेज आता है अलग से, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए होता है। लेकिन मेरा कमेंट बताऊं, मेरा कमेंट तो ये है कि मुझे तो बिना मतलब का लगता है, सच बताऊं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस।
लोग बोलते हैं कि साइंस इन टेक का वो पढ़ना चाहिए, कभी कभार ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, कभी कभी सही भी आती है, लेकिन कभी ज्यादातर मुझे लगता है किसी काम का नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें कहाँ से बढ़ जाए। आप टॉपिक को टारगेट करो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, तो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आप मटेरियल लें, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और उसी पे काम करें। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए कोई किताब, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। हमने साइंस इन टेक की बात कर ली, हमने इन्वायरमेंट की बात की। इन्वायरमेंट का टॉपिक प्रीलिम्स में भी आएगा और इन्वायरमेंट का टॉपिक मेंस में भी आएगा। और वैसे भी आज पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट को लेके बहुत कंसर्न है, आपको पता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, ये बात आपको पता चल रही है। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर दी, ठीक है। अभी आगे क्या, तो आगे इसमें क्या दिया है? आगे इसमें दिया है कि ठीक है, आगे इसमें बात की है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात की कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है। ये एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में फिनिश कर सकते हैं, ओनली वन डे। और मेंस में मैंने आपको क्या तरीका बताया, अगर आपको मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, कॉइन्स। अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर कल मेंस है, ध्यान से सुनना है, कल मेंस है सुबह मॉर्निंग में, और होता ये है कि ये बेटा जब आप मेंस देंगे तो आपको समझ में आएगा, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे तो बहुत है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। अब आप मुझे बताओ कि अगले दिन अगर मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और अगले दिन मेरा पेपर है, तो मैं क्या रिवाइज कर पाऊंगा? बताइए, आप बताइए, सोचिए जरा एक बार कि क्या रिवाइज कर पाएंगे आप। और 3 घंटे के ब्रेक के बाद खाना ज्यादा खा लिया तो नींद आ जाएगी, नहीं खाया तो फिर वैसी बात, तो क्योंकि 2 बजे पेपर होता है दूसरा, सेकंड मीटिंग में 5 बजे तक, तो वो पेपर होगा, उस पेपर में क्या आएगा? तुरंत आईआर आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा। आप मुझे बताइए एक दिन में आप क्या करेंगे, कितना रिवाइज करेंगे? आप मुझे क्या बता सकते हैं कि कौन स्टूडेंट मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस देके आएगा? सिर्फ प्रीलिम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चीज आप नोट कर लो। आपका प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ या बहुत अच्छा हुआ, अलग अलग बात है, लेकिन प्रीलिम्स अच्छा नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रीलिम्स अच्छा भी हो जाता तो भी मेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छा करके आएंगे। आप सोचिए, तो कौन स्टूडेंट मेंस में अच्छा लिख सकता है और कौन अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता है, किसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे, जरा मुझे बताइए। जबकि अगले दिन थर्ड पेपर भी होगा और फोर्थ पेपर भी होगा। थर्ड पेपर जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी होगा, और साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ आपका फोर्थ पेपर भी होगा, एथिक्स। आप मुझे बताओ, आप एथिक्स रिवाइज करोगे, थर्ड पेपर रिवाइज करोगे, क्या रिवाइज करेंगे आप? क्या करना चाहिए आपको? और कौन बच्चे क्वालिफाई हो रहे होंगे? क्वालिफाई वही बच्चे हो रहे हैं जिन्होंने जिन्होंने सिलेबस पे कमांड किया है, पॉइंट्स पता है, इश्यूज पता है, लिखना जानते हैं, और उनको एग्जाम से पहले वो एक अपने मेथड से, उनके पास पहले से उनको पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, मैं रिवाइज कैसे करूंगा, तो उनका तैयारी पहले से रहता है, और पहले से तैयारी रहता है तो फिर वो जाके अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने नोट्स बनाए। तो आप बताइए मुझे कि अगर आपको कंटिन्यूस, और एक बात बताऊं, ये मेरे हाथ में पेन है और मैं 3 घंटे तक लगातार लिख रहा हूं। क्या आपने 3 घंटे तक कभी अपने लाइफ में कब लिखा था, ये मुझे बताइए, पहले कब लिखा था? सोचो जरा। कॉलेज में। कॉलेज में कितने घंटे, कितने आवर्स 3 इयर्स। लिखा है? ऐसा पूरा 3 आवर्स तक स्पीड में? एग्जाम में होता था ना लास्ट ईयर, लाइक इंजीनियरिंग का पेपर तो 3 इयर्स का ही होता था। ठीक है, तो उसमें आप बहुत स्पीड में लिखते थे सब कुछ, ऐसा है क्या? मुझे लगता है, मेरा अपना मानना ये है कि वहां पे कॉलेज के दिनों में ये होता था कि 2 सेक्शन होते थे, और 2 सेक्शंस में से आप किसी में से 2 करें, किसी में से 2 करें, एक कहीं से भी करें, ऐसा कुछ था, मतलब जहां तक मेरी नॉलेज है।
आपका क्या कहना है? यस सर, यस सर, यस सर। ऐसा ही था ना? जी सर। यूपीएससी में ऐसा नहीं है, काश ऐसा होता है। यूपीएससी में क्या है भाई, 20 क्वेश्चन मैंने आपको दिए और आपको 20 के 20 लिखने हैं। हम नहीं जानते आप लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, आपका हाथ दर्द करेगा, हमको नहीं पता, आपको लिखना है। तो वो एक वॉर जैसी सिचुएशन होती है और आपके हाथ दर्द करने लग जाते हैं। ये जो अंगूठे हैं ना, इन पे मैं बता नहीं सकता, आप खुद समझ सकते हैं इस बात। और ये देने के बाद फिर आपको ऑप्शनल भी देना होता है। उससे पहले आप हिंदी का पेपर भी दे चुके हो, उससे पहले इंग्लिश का पेपर भी आप दे चुके हैं। ये सब एक प्रेशर, इस प्रेशर को मेंटेन करना, उसको झेलना इतना नॉर्मल नहीं है, इतना नॉर्मल नहीं है। तो मेरा कंक्रीट फॉर्म में सिर्फ आपसे यही पूछना है कि बच्चा कौन परफॉर्मेंस अच्छा देगा, ये मुझे बताइए, और कौन बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा। अगर आप बता सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई बात। सर जो प्रैक्टिस करेंगे, तैयार करेंगे अपने आप को कि क्या सिचुएशन होने वाली है, आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। ये सब चीजों को पहले से प्रेडिक्ट करना है, राइट, उस मोड में काम करना है, ये समझ लीजिए आप। और सबसे खास बात क्या होती है, मैं आपको बात बताऊं, अगले दिन जब पेपर होता है, मुझे आपकी बात नहीं पता है लेकिन जनरली होता ही है, एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ होता है, उसको नींद ही नहीं आती साहब, अगले दिन पेपर है, टेंशन के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो सब चीजों को, एक हेल्थ का इशू, पढ़ने का इशू, प्रेशर, ये सब चीजें, बहुत चीजें ध्यान से समझने की होती हैं। तो मेरा कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि आप एक अलग टॉपिक बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल, और इन्वेस्टमेंट मॉडल की एक ही दिन में तैयारी कर, और जब एक दिन में तैयारी कर लेंगे, इसके लिए कोई नोट्स नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, मैं क्लास में कंप्लीट करा दूंगा इसको आपको, ठीक है। अगली बात हम किसकी करेंगे? अगली बात हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, देखिए एनर्जी है, एनर्जी हम कहाँ तैयार कर रहे थे, एनर्जी हम तैयार कर रहे थे आपका इन्वायरमेंट के टॉपिक में। अब ये एनर्जी का टॉपिक और वो एनर्जी का टॉपिक दोनों साथ में रखा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम आएगा, ये एयरपोर्ट्स में भी काम आएगा, ये रेलवेज में भी काम आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये रेलवेज के कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से? क्या आपको बात पता है कि बीच में ये अभी अगर आप देखेंगे तो रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। यस सर। ये इश्यू हो गया, राइट। आपको ये समझ में आना चाहिए, कि रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में सुना है आपने? अभी शक्ति योजना सरकार ने चलाई है, बहुत अभी 4-5 दिन पहले बहुत चर्चा में थी, बहुत ज्यादा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गति शक्ति, पता होगा आपको, कितने लोगों को जानकारी है? सर गति शक्ति का पता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। देखो इंटरेक्शन में तो कैसे काम, आप लोगों को अभी हम करंट अफेयर्स का वीकली टेस्ट दिया करेंगे नवंबर से, क्योंकि आप लोग ऐसे ध्यान देंगे नहीं, ये मुझे पता है, ठीक है, ऐसे काम चलने वाला नहीं। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्लास के 2 ग्रुप करने वाला हूँ। एक ग्रुप में वो रखूंगा स्टूडेंट जो मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं, और एक ग्रुप में वो रखूंगा जो सिर्फ पढ़ते हैं, तो उनको मैं पढ़ा दिया करूंगा, और बाकी के जो इंटरेक्शन करते हैं, ये ग्रुप ये नवंबर से मैं करने वाला हूँ। जिनका इंटरेक्शन रहता है उनको मैं अलग बैच में लेने वाला हूँ, और जो इंटरेक्शन नहीं करते उनको मैं अलग बैच में लेने वाला हूँ, इसे 2 बैच करने वाला हूँ। बात समझ में आई? पहले से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, प्राइवेटाइजेशन में हमें ये देखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है कि भाई जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। अभी आपको पता है कुशीनगर एयरपोर्ट अभी चर्चा में 1-2 दिन से, यस सर। अगर आपको आइडिया होगा तो कुशीनगर जो एयरपोर्ट है, राइट, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, अब बस फीता काटना है, रिबन काटना है, बस उतनी सी देर है। तो कुल मिला के ये है कि भाई उससे क्या, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पोटेंशियल मेंस में जा रहे हैं, तो मेंस में जा रहे हैं तो हमको क्या तैयारी करके जाना है? मान के चलिए कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे क्वेश्चन आने ही वाला है, मतलब 100%।
मतलब इस टॉपिक से अगर बनाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा। आप भाई एग्जामिनर का माइंडसेट भी देखिए ना, एग्जामिनर का माइंडसेट भी देखिए कि इस टॉपिक से वो क्या बनाएगा। जब उनके पास कुछ होगा तो बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूपीएससी में बच्चे प्रेडिक्ट कैसे कर लेते कि क्वेश्चन क्या आने वाला, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या रहा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत चर्चा में रही। तो आपका काम ये है कि उस टॉपिक का करंट अफेयर्स आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना, पॉइंट्स बनाना। तो आप एक टॉपिक बनाएंगे स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या क्या रखेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक नेट्रेक्स करके है, जो इंदौर में आपका जो ऑटोमोबाइल्स कारों के लिए जो स्पीड ट्रैक बनाया गया है, ये फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्चुअल, राइट। तो ये फैक्चुअल नॉलेज को किस में रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। अभी एनर्जी के सेक्टर में आपको पता है कि वहां पे आपका जो कक्ष है, राइट, गुजरात में, वही क्या बनाया गया, एक सोलर जो है, आपको पता होगा। तो उस चीज को हम क्या रखेंगे, फैक्ट्स में रखेंगे, राइट, एनर्जी। और वहीं पे लिखेंगे एनर्जी गोल क्या है, सोलर पावर के लिए भारत सरकार क्या काम कर रही है। अभी आपको पता होगा कि वन सन वन ग्रिड, ग्रीन इनिशिएटिव करके अभी भारत और यूके ने एग्रीमेंट किया है, आपको मालूम होगा ये बात। यस सर। और ये करंट अफेयर्स में भेजा भी मैंने आपको। इसको किस सेक्टर में रखें, एनर्जी के सेक्टर में। तो होगा ये, फायदा ये होगा कि जिस दिन हम एग्जाम के लिए जाएंगे तो हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, हमने प्रॉपर काम किया उस पर, उस डायरेक्शन में। अगर उससे मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा है तो हम, हमारी तरफ एबिलिटी होगी, हम इन चीजों को लिख पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, हमको समझ में आए। वैसे प्रीलिम्स में भी है, वैसे मेंस में भी है। तो आप अपनी तैयारी को जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक वो बड़ा ऐसा लगेगा, अजीबोगरीब लगेगा, कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर का मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि आपको डायनेमिक रखना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें तैयारी किस डायरेक्शन में और कैसे करनी है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, एक टॉपिक ये दे रखा है। उसके बाद चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अभी देखो ये दो टॉपिक आ रहे हैं। एक तो टॉपिक क्या आ गया, एक टॉपिक आ गया लिबरलाइजेशन। तो आप एक क्या काम करो, एक टॉपिक बना लो लिबरलाइजेशन का। अभी किसका टॉपिक है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। देखो ये जो टॉपिक है इकोनॉमी का टॉपिक है, और दूसरा जो टॉपिक है इंडस्ट्री, तो उसमें आप हेडिंग क्या डालेंगे, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उद्योग और औद्योगिक नीति। अब यहां समझना है कि सर ये टॉपिक कैसे कवर करेंगे। देखिए ये टॉपिक जो है कि सरकार जो अभी आपको पता होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सरकार अभी एमएसएमई का डेफिनेशन चेंज किया उन्होंने। एमएसएमई के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, स्कीम्स ला रही है। एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई का मतलब ये होता है, ठीक है। सरकार इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो एमएसएमई क्या होते हैं, एमएसएमई किसे कहते हैं, गवर्नमेंट ने न्यू डेफिनेशन क्या दिया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है, एमएसएमई को ज्यादा फोकस करके हम क्या पाने वाले हैं। ठीक, हमारा टारगेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो एमएसएमई सेक्टर में यूपीएससी में पूछ लूंगा कि एमएसएमई सेक्टर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करे। तो हमको बताने पड़ेंगे क्या मेजर्स क्या होंगे, सरकार क्या स्टेप्स ले रही है। तो सरकार के स्टेप्स क्या ले रही, वही चीज जो तुमको बतानी है, वो यही पूछेंगे डायरेक्टली। तो कंक्लूजन सिर्फ यही है कि आप एक इंडस्ट्री का टॉपिक बना लीजिए, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी है वो डेली बेसिस पे आप उनको क्या कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे उनको अपडेट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलूं। बेटा बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। अभी देखिए इकोनॉमी जो हमारी है वो पहले 91 से पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड मतलब ना तो हम बाहरी दुनिया से कोई संबंध रखते थे। देखो हमारी पॉलिसी क्या थी, देश आजाद हुआ, उसके बाद हम अपने आप को 2 रोटी खा के काम चलाते थे,
बाहर से हमारा कोई मतलब नहीं था, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी थी, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है, राइट, बाहरी दुनिया से संबंध नहीं रखना, इसका मतलब ये है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? यूपीएससी ने बस यही क्वेश्चन पूछा है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग क्या है। ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। इसके वाइड स्कोप भी हो सकते हैं, वाइड मीनिंग भी हो सकते हैं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। अब भाई क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर ली, तो फिर ओपन इकोनॉमी क्या होता है, ये भी तो हो गया। जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एक ओपन इकोनॉमी का भी तो मतलब पता होगा। तो क्या मतलब निकलता है इसका ओपन इकोनॉमी का? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में इंडिया क्या कर रहा है? इंडियन इकोनॉमी कनेक्ट हो जाएगी पूरी दुनिया से, ये ओपन हो गया। पहले हम क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए, राइट। फिर हमने क्या किया, ओपन। तो एलपीजी क्या था, जो मॉडल आया, जो उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह साहब, वो एलपीजी मॉडल लेके आए 1991, लिबरलाइजेशन। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन, ये तो पूछा है। अब 91 में क्या मॉडल आया, 91 में मॉडल आया, वो आया एलपीजी का मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्या किया, लिबरलाइज कर दिया। पहले हर चीज के लिए लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, बहुत बहुत हमारे मतलब ईज ऑफ बिजनेस नहीं था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। बात समझ में आया, इजी नहीं था, इजी नहीं था, बहुत रिजिड था। लेकिन लिबरलाइजेशन की बात क्या हो गई, अभी हम मोदी जी बार बार बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बहुत आगे हैं। हमारा रैंक लगातार इंप्रूव हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ बिजनेस करने का, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपको रेस्टोरेंट खरीदना है या चलाना है, क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। बोलिए, परमिशन लेनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट चलाना, यस सर। डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो परमिशन लेने के लिए आपको डेली भागना दौड़ना ये सब चीजें करनी पड़े, और पता चले उसके लिए 2 महीने लग जाएंगे, तो आप अपने सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे भैया हमको तो रेस्टोरेंट नहीं चलाना। तो इसे ईज ऑफ बिजनेस नहीं कहेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कहेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है सब चीज नॉर्मल हो जाए, घर बैठे आपने अप्लाई किया, बस हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमने क्या किया, लाइसेंसिंग जो सिस्टम था उसको हमने क्या कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। तो जब लिबरलाइज कर देंगे तो क्या होगा, बाहर के लोग फिर आएंगे ना इंडिया में, कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई रूल्स और रेगुलेशंस कैसे हैं, ईज है, देखो सरल है। तो ये क्या हो गया, लिबरलाइज हो गया। फिर पी मींस प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कर दिया इकोनॉमी में, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन। आज आपने देखा होगा कि एयर इंडिया को किसने ले लिया, टाटा ने। टाटा ने खरीद लिया, ये क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन। पहले तो सरकार चला रही थी एयर इंडिया को, अब सरकार कैसे चला रही थी ये भी आपको पता होगा। एयर इंडिया लगातार किस में जा रही थी, लॉस। अब कोई कंपनी लॉस में कैसे कब तक चलेगी, आप बताइए। टाटा ने कहा ठीक है आप हमको दे दीजिए, हम इसको चलाते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, बात समझ में आई। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में आप क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की नौकरी सरकार की होती है, बात समझ में आई, गवर्नमेंट जॉब। और उसका कंपेरिजन आप प्राइवेट जॉब से कर लीजिए। प्राइवेट जॉब में क्या रहता है, प्राइवेट जॉब में एक उन्होंने बोल दिया कल से मत आना चाहिए, इनसिक्योरिटी रहती है। हो सकता है ना, हो सकता है। मान लिया पता चला कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, देखिए अभी कोरोना हुआ, मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। कोरोना हुआ, सब लोग घर पे बैठ गए, बिजनेस कोलैप्स हो गए, घर पे बैठे क्या करेंगे बताइए, कहां से इनकम आएगा। लेकिन जिनका गवर्नमेंट जॉब था, सरकार ने ये तो नहीं बोला कि नहीं साहब को सैलरी नहीं मिलेगी, कोरोना है, तो उनको तो सैलरी मिली टाइम पे। तो इसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी, इसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो लिबरलाइजेशन और हमने प्राइवेटाइजेशन पे आई। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है तो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं।
जब क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो फिर क्या होता है, चीजें इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट होता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर में दे दिए, पता होगा आपको, पता होगा आपको ये बात। यस सर। हाँ, क्यों दिए? इसीलिए दिए, एफिशिएंसी के लिए। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो आपसे यहाँ ये पूछ रहे हैं कि जो लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमारी जो इकोनॉमी पहले क्लोज थी अब क्या हो गई, अब वो पूरी दुनिया के साथ जुड़ गई, पूरी दुनिया के साथ जुड़ गई। तो वो आपसे क्या पूछेंगे कि एलपीजी का क्या फायदा हुआ, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए, ये हमें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लिखोगे, ऐसे थोड़ी लिखो, आप बताओगे कि देखो जब से लिबरलाइजेशन बेटा, आप लोग ध्यान से सुनो, यूपीएससी एग्जामिनेशन एक अंडरस्टैंडिंग का एग्जाम। आप उनको ये बताओ 91 के बाद पहले जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, देखो पॉइंट क्या बताओगे कि पहले जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था, अभी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। जीडीपी तो जानते हैं ना आप लोग, जीडीपी तो मुझे लगता है जानते। यस सर। सर्विसेज, गुड्स एंड यस सर्विसेज, सर। उनका क्या, Yes, sir. उनका टोटल वैल्यू विद इन 1 ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी। तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, एक तो ये हो गया। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, आप उनको ये बता सकते हैं कि आपने एक चीज देखी होगी कि आज मैकडी है, केएफसी है, मैकडी में जाते होंगे आप लोग दोस्तों के साथ में। तो ये 91 के बाद ही तो आया, ये 91 के बाद आया। 91 के बाद क्या है, 91 के बाद देखो आप एयरपोर्ट्स में देखिए, आप इंडिगो आ गया, ठीक है, सारा आ गया था, सारा चला गया, अलग बात है। उसके बाद ये अपना किंगफिशर वाले आए, ये भी चले गए, अलग बात है, वो जाना आना लगा रहता है। बट हाँ, इंडिगो आया, स्पाइस जेट आया, गो एयर आया, ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है। क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कंपटीशन बढ़ा, देखो आप। और कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को एक एक्सेस हो गया, लोग फ्लाइट में सफर कर सकते हैं, प्राइस कम हुए। पहले मतलब फ्लाइट में जाना मतलब वो आदमी जाता था जो बहुत बड़ा इंसान होता था, बहुत बड़ा, मतलब फ्लाइट में जा रहा मतलब बहुत बड़ी बात है। तो ये देखो इससे क्या हुआ, सोसाइटी में चेंजेस हुए या नहीं हुए, बताओ मुझे। जब इकोनॉमी हमारी ओपन हुई, लिबरलाइजेशन हुआ, तो उसको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे असर पड़ा या नहीं पड़ा लोगों का। Yes, sir. अगली बात ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप देखिए कि हमारा जो खाने का जो तरीका है, खाना का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। खाने का पैटर्न क्या चेंज हुआ, अब हम लोग ऐसा खाना खाने लगे हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की जो चेन खुल गई है जगह जगह, वो प्राइवेटाइजेशन के कारण है। होटल्स की बात करो, अगर आप बहुत बड़े अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, कहीं पे अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग है, तो कहीं भी अगर आपको जाना होता है तो वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए सब जगह गेस्ट हाउस होते हैं, ये आपको बता दूं मैं, सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं, वहां पर रुकना होता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कुछ होटल चला रही थी, सोचो आप जरा, गवर्नमेंट होटल चला रही थी, तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट का काम है होटल चलाना? क्यों, गवर्नमेंट का काम क्यों नहीं? ये बताओ है क्यों नहीं? आप मुझे बोल रहे हैं कि साहब गवर्नमेंट का काम नहीं, बट क्यों नहीं है? गवर्नमेंट चला सकती है। बट गवर्नमेंट के होटल्स में और सरकार के होटल में क्या अंतर होगा, वो सॉरी प्राइवेट होटल में क्या अंतर होगा, डिफरेंस बता सकते हैं आप लोग? सरकार क्या हो गई, फेल हो गई। सरकार क्या हो गई, फेल हो गई। होटल इंडस्ट्री में फेल हो गई, तो सरकार ने क्या किया फिर? अभी आपने देखा होटल्स की चेन है, ताज है, ताज होटल्स है, बड़े बड़े होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, राइट? तो उनके कंपटीशन में सरकार टिक पाएगी, बताइए मुझे आप। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ, होटल इंडस्ट्री में क्या फायदा हुआ? लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों का लिविंग का स्टैंडर्ड बना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। भाई इकोनॉमी को देखो, अगर कोई होटल कमाएगा इंडिया में, राइट, पैसा उसके पास आएगा तो टैक्स भी तो भरेगा, तो हमें तो फायदा हो रहा है उसका। मेरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, और एक चीज बताओ, अगर आप देखेंगे तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है।
लाइफस्टाइल क्या चेंज हो गया है? अगर आपको कपड़े भी पहनने हैं, घड़ी भी लेनी है, तो आप ऐसी घड़ी ले सकते हैं जो विदेश की हो। खाना भी खाना हो तो आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या फिर यूएस से आए हैं। क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। अगर आपको विदेशी ब्रांड पसंद है, क्या इंडिया में आराम से मिल जाएंगे आपको? नहीं लगता आपको? बोलो बेटा, आराम से मिल जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप लिबरलाइजेशन की क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि यार ये समझना है, ये बहुत सारे टॉपिक तो इसमें अंडरस्टैंडिंग के ही हैं। 4, 5, 10 पॉइंट्स नोट किए, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट सॉलिड बनाओ कि अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन आए तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, इस इंडस्ट्री के टॉपिक पे आए तो अपन क्या आंसर लिखेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे तो आप प्रीलिम्स में लिख सकते हैं। क्या दिक्कत है? बोलो बेटा। यस सर। मेरा यही मानना है, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बेटा, मैंने इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक ही चीज नोटिस की है कि जो बच्चे बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं और हमेशा कंफ्यूज नहीं रहते, भ्रमित नहीं रहते हैं, राइट, और डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, अपनी कमियों को इवैल्यूएट करते हैं। यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक दिन का नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलता रहता है ये प्रोसेस। अगर आपने ये सोचा कि नहीं साहब ये 5 महीने में होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वो बात इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस तो आपके हाथ में है कि आपको वो कितनी जल्दी अचीव करना है, कितना कैसे अचीव करना है। सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप सिस्टमेटिक तैयारी करें, प्लानिंग से तैयारी करें, साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करें। अब सवाल ये उठता है कि सर नवंबर में आप बैच एकदम सिलेबस मैं आपको शेड्यूल भी दूंगा और उस हिसाब से हम लोग तैयारी भी करेंगे, लेकिन सर तब तक हम क्या पढ़ें? क्योंकि कारण है तब तक हमारे पास जो टाइम है उसमें हम क्या करें। मैंने आप लोगों को आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स भेजा है, मिला आप लोगों को? यस सर। सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है यस सर कि प्लीज आप वो नोट्स को एक बार आप रीडिंग करें, तब तक जब तक कि मैं सिलेबस स्टार्ट नहीं करूं। अभी मैं सिलेबस जो स्टार्ट करूंगा आपको एक शेड्यूल दूंगा, टॉपिक वाइज हर वीक में मैं क्या पढ़ाता, और उस हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि आप अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे क्लास के साथ। वो साइंटिफिक रहेगा, अच्छा रहेगा, एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि नहीं यार टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सिस्टमैटिक चल रहे हैं। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि फिर पूरे साल में जब भी हम कोर्स करेंगे ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अच्छा है कि आपका फाउंडेशन अच्छा हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, कम से कम ये तो पता चले सर क्या भेज रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स नहीं समझ में आता है, कुछ समझ में आता है, जो समझ में आता है पढ़ो। बेसिक रीडिंग, बेसिक रीडिंग का मतलब क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, कुछ याद नहीं करना है, देखना है क्या है बस। तो तब तक आप लोग वो नोट्स पढ़िए, अच्छा रहेगा। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि एक बार नोट्स देखो, उसमें सिर्फ नाम हम लिखे, वो इतना कुछ टफ नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक बार आप कोशिश करो, ट्राई करो, काफी अच्छा नोट्स है, इंग्लिश में बनाया है मैंने, लेकिन बहुत सारी चीजों को कलेक्ट किया गया, बहुत साइंटिफिक तरीके से है वो। प्लीज आप उसको पढ़िए, ठीक है। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपके लिए जरूर मतलब जो है बहुत कुछ आपको सीखा होगा आज के लेक्चर से आपने, और इसी तरीके से हम लोग जो है अभी सिलेबस को आपको अच्छे से समझा देंगे, चीजों को आप ठीक से। आपको ये भी करना है कि कम से कम मुझसे ये पूछते रहना कि सर अब मुझे क्या करना, आप कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। कभी भी मैं अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, कुछ भी भेजता हूँ, आप एक टाइम बनाएं और उस टाइम के अंदर उसको लिखें, समझिए ये क्या है। अगर एक डायरी आपने बनाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने डायरी बनाई और 1-1.5 साल उस पर काम किया, ये बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देने वाला है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, और आपकी जो पर्सनैलिटी बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फील्ड में अगर मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, उसको ये नहीं पता कि सामने ऑडियंस कौन बैठा है, उसको ये पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो फिर अपना परफॉर्मेंस ठीक से दे नहीं पाएगा, या फिर इंटरेक्शन ना हो,
तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप कितना अच्छा है, आप घर बैठे हैं, आप फेस टू फेस, मैं आपको देख रहा हूँ और आपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ सामने वाले को समझ में आ रहा है। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप और हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक दूसरे का एनर्जी फ्लो हो रहा है और ये बहुत काम आता है। ये बात आप नोट कर लें, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, लोग जो है कल आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।